फिर हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये चैप्टर का नाम है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये सम्स वाले पेजेस में आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। यहाँ पे ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 3 मैंने पूरा क्वेश्चन टाइप करके रखा है। टीएस गरेवाल में देख क्वेश्चन 3 है, सेम क्वेश्चन 2 के जैसा ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पे कुछ 16 अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं, वो मैंने नीचे लिख के रखे हैं, ये नेम्स पहले से ही सारे। अब आपको इनको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है कि ये एसेट है, कि लायबिलिटी है, कि कैपिटल है, कि एक्सपेंस है, कि रेवेन्यू है। अब ये मॉडर्न अप्रोच है, अगर इन 5 कैटेगरी में हमको कोई एक नाम लिखना है, मतलब ये मॉडर्न अप्रोच है। जैसे सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट है, तो हम लिखेंगे इट इज अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होता है, टेंजिबल फिक्स एसेट होता है। फिर बैंक लोन मतलब हमने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक लोन का टाइप होगा लायबिलिटी, ये हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, तो हम लिखेंगे लायबिलिटी अकाउंट। बैंक लोन हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। इट इज अ लोन टेकन बाय अस फ्रॉम बैंक, मतलब हमने बैंक से लोन लिया है, तो ये लोन का पैसा हमको कभी ना कभी वापस पे करना पड़ेगा, तो इसलिए ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है। अच्छा, इसके आगे का लिखा हुआ है सेल्स हमारे बिजनेस के लिए एक रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब इनकम, सेम क्वेश्चन 2 के जैसा ही है, बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, जैसे हमको डेबिट क्रेडिट टाइप ऑफ अकाउंट और अच्छी तरह समझ में आए। सेल्स हमारे बिजनेस के लिए एक रेवेन्यू है, इनकम, इट इज एन इनकम, सेल्स हमारे बिजनेस के लिए एक इनकम है। रेंट, अब रेंट में ना बेटा बताया हुआ नहीं है कि रेंट रिसीव्ड है कि पेड है, रेंट में कुछ बताया हुआ नहीं है कि रेंट रिसीव्ड है कि पेड है। तो अगर ऐसा कभी एग्जाम में आता है कि आपको रेंट में बताया हुआ नहीं हो रिसीव्ड है कि पेड है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि रेंट पेड है, और अगर ये रेंट पेड है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हुआ। here it is not given in the question that whether the rent is received or paid. Here it is not given in the question that whether the rent is received or paid, so we should assume, हम लोग हमेशा assume करेंगे, so we should assume that the rent is paid by us, और अगर paid by us होगा तो हमारे लिए expense होगा। रेंट में बताया हुआ नहीं है कि रिसीव्ड है कि पेड है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि रेंट पेड है, पेड मतलब एक्सपेंस। ये जो मैंने अभी आपको रेंट बताया कि रेंट में अगर बताया हुआ नहीं हो कि रिसीव्ड है कि पेड है, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि रेंट इज पेड बाय अस, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। इसी टाइप के 3-4 एग्जांपल और आते हैं रेंट के साथ। और कौन से नाम आते हैं देखो, एक रेंट, एक कमीशन, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, इसके जैसे 3-4 नाम और होते हैं, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, और चौथा होता है इंटरेस्ट। रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, इन चारों में यही रूल होता है कि अगर बताया हुआ नहीं हो कि पेड है कि रिसीव्ड है, तो इन चारों में हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये चारों पेड है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंट लिखा हुआ था, मैंने क्या अज्यूम किया, पेड, और पे किया होगा तो हमारा टाइप हो जाएगा एक्सपेंस। तो इन चारों में यही रूल होता है, रेंट में, कमीशन में, ब्रोकरेज में और इंटरेस्ट में। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव्ड ऑब्वियसली हमारी इनकम होती है। डिस्काउंट हमको कहाँ से मिलता है, हमारे क्रेडिटर्स से मिलता है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, इनकम का टाइप होता है रेवेन्यू अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज एन इनकम, हमको डिस्काउंट अपने क्रेडिटर्स से मिलता है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमारा एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और इनवर्ड, इनवर्ड मतलब गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं
तो कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस, और इनवर्ड मतलब गुड्स खरीदते नहीं, तो इट इज द ट्रांसपोर्टेशन, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, it is the transportation charges paid by us at the time of purchase, at the time of purchase of goods, at the time of purchase of goods. ठीक है, तो इट इज द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड बाय अस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स. कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहे हैं हमारे पास. ठीक है, उसी तरीके से होता है कैरेज आउटवर्ड. कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या, कैरेज आउटवर्ड भी हमारा एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड भी हमारा एक्सपेंस होता है. इट इज द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स. कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहे हैं, और आउटवर्ड मतलब गुड्स जा रहे हैं. तो इट इज द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड बाय अस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स बेचते हैं. तो ये फर्क होता है इनवर्ड में और आउटवर्ड में. दोनों कैरेज हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है. इनवर्ड मतलब परचेज करते टाइम पे करते हैं, आउटवर्ड मतलब सेल करते टाइम पे करते हैं. इसके बाद लिखा हुआ है परचेज. परचेज हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है. परचेज इट इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, मतलब हमने गुड्स परचेज किए, तो इट इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस. गुड्स खरीदना एक तरीके का एक्सपेंस है. जैसे सेल्स हमने ऊपर लिखा रेवेन्यू में, यहाँ पे सेल्स हमने लिखा सेल्स, सेल्स को हमने लिखा रेवेन्यू अकाउंट. इट इज वन टाइप ऑफ इनकम, तो परचेज इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस. परचेज में मैंने लिखा इट इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस. इसके बाद लिखा हुआ बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी होती है. मैं थियरी में एक्सप्लेन कर चुका हूं पुराने चैप्टर्स में. बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी होती है. इट इज अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड बाय अस टू पे a certain amount, to pay a certain amount after a certain period. मतलब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर हम ड्रॉ करें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर हम ड्रॉ करें तो वो हमारे लिए बिल रिसीवेबल होता है. और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर हम एक्सेप्ट करें, कबूल करें, तो ये हमारे लिए बिल्स पेएबल होता है, लायबिलिटी होती है. अगर हम कबूल करें कि हमको पैसा पे करना है आफ्टर अ सर्टन पीरियड और फॉर अ सर्टन अमाउंट, तो बिल्स पेएबल नाम के अंदर ही पेएबल लिखा हुआ है. जिसमें नाम के अंदर ही पेएबल लिखा हुआ है हमारी लायबिलिटी होगी. ठीक है, तो ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो हम एक्सेप्ट कर दें, और इसका पैसा हमको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पे करना पड़ता है, बिल्स पेएबल का. आगे इसके बाद लिखा है वेजेस. वेजेस ऑब्वियसली हमारा एक्सपेंस होता है. वेजेस इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, तो हम लिखेंगे एक्सपेंस अकाउंट. इट इज द अमाउंट पेड बाय अस टू द वर्कर्स और लेबरर्स, टू द वर्कर्स और लेबरर्स ऑफ द फैक्ट्री. हम जो फैक्ट्री के मजदूरों को पे करते हैं उसको वेजेस बोलते हैं. ये हमारा एक्सपेंस होता है. इसके बाद एडवांस इनकम. एडवांस इनकम मतलब प्री रिसीव्ड इनकम. एडवांस इनकम के मैं अलग अलग नाम बताऊं. एडवांस इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम या अनअर्न्ड इनकम. अनअर्न्ड इनकम, तो एडवांस इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम या अनअर्न्ड इनकम, ये सब एक ही बात है. क्योंकि ये प्री रिसीव्ड है तो ये हमारे लिए एक तरीके की लायबिलिटी है. लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि पैसा हमको, कोई भी काम करने का पैसा हमको पहले से ही मिल गया है, लेकिन अभी हमारा काम करना बाकी है. तो क्योंकि हमारा काम करना बाकी है, तो जितना काम हमारा करना बाकी है वो हमारे लिए लायबिलिटी है. एडवांस इनकम मतलब प्री रिसीव्ड इनकम,
मतलब आने वाले साल की कोई इनकम हमको इसी साल में मिल गई, तो आने वाले साल में हमको काम करना पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा वो हमारी लायबिलिटी है। तो इट इज आर liability, it is our liability to finish the work, yeah, to do the work for which we have been paid in advance. मतलब आने वाले साल का पैसा हमको, आने वाले साल की कोई इनकम हमको इसी साल में मिल गई, तो ये हमारे लिए एक प्री रिसीव्ड इनकम है, ये हमारी लायबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। तो एडवांस इनकम मतलब प्री रिसीव्ड इनकम हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है। फिर लिखा हुआ है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम के भी मैंने बहुत बार आपको इसके अलग अलग नाम बताए। अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम या इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये सब एक ही बात है। या आप बोल सकते हो इनकम येट रिसीवेबल इनकम, इनकम येट टू बी रिसीव्ड या रिसीवेबल इनकम, ये सब एक ही बात है। तो बुक वाले एक नाम देते हैं, मैं सारे सिनोनिम बता देता हूँ। अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम हमारा एसेट है, क्योंकि नाम के अंदर ही मीनिंग है अक्रूड, ड्यू मतलब ऐसी इनकम जिसकी डेट आ गई है, टाइम आ गया है, लेकिन वो पैसे अभी तक हमको नहीं मिले, पैसे बाद में मिलेंगे, तो इसको अक्रूड इनकम बोलते हैं। तो इट इज आर एसेट because the work is done by us but the income is yet to be received, मतलब इनकम जो है वो अभी हमको मिलना बाकी है। कोई भी ऐसा काम है जो हमने काम कंप्लीट कर दिया है लेकिन उसका पैसा हमको मिलना बाकी है, पैसा रिसीवेबल है, तो ये हमारे लिए एसेट है। इसके बाद 13 लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल तो आपको मालूम है इंटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल हमारे बिजनेस के लिए एक इंटेंजिबल एसेट होता है, तो इसका टाइप होगा एसेट अकाउंट। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट फॉर आवर बिजनेस। फिर लिखा हुआ है फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये हमारे लिए टेंजिबल एसेट होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर का टाइप भी एसेट होता है, ये हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है। इट इज अ टेंजिबल जो दिखाई देता है, फिक्स्ड जो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, एसेट। तो फर्नीचर हमारे लिए टेंजिबल फिक्स है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो हमको पे करना बाकी है, एक्सपेंस विच इज स्टिल पेएबल बाय अस, येट टू बी पेड बाय अस। तो अगर ये पेएबल है तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि हमको पैसे पे करना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज लायबिलिटी, इट इज पेएबल बाय अस इन फ्यूचर, कोई ऐसी अमाउंट जो हमको फ्यूचर में पे करना बाकी है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमको पे करना बाकी है। इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल का टाइप कैपिटल अकाउंट ही होता है, कैपिटल अकाउंट का टाइप कैपिटल अकाउंट ही होता है, ठीक है। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। तो जितना पैसा ओनर जो है, जितना पैसा ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था ये गरेवाल का। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको अभी लिखना है, एग्जाम में नहीं, ठीक है। इतना शुरू करो सब लोग, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। क्वेश्चन 3 यहां तक क्वेश्चन है बेटा, ये हमारा आंसर। ठीक है, इतना लिखो सब लोग।
शुरू करो बेटा।